नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं भूगोल विषय के 6वें पाठ भूमि उपयोग, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। करके देखो, अपने घर का नक्शा बनाओ। बताओ कि इस नक्शे में नीचे दी गई व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ स्थित हैं। रसोई, पूजा घर, गुसलखाना, आंगन, बैठक खाना एवं शयन कक्ष। नक्शा तैयार होने पर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करो। प्रत्येक व्यवस्था का स्थान घर में निश्चित क्यों होता है? यदि इन व्यवस्थाओं का स्थान निश्चित नहीं होगा तो क्या होगा? भौगोलिक स्पष्टीकरण। आपके यह ध्यान में आया होगा कि घर में प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित होता है। यदि यह स्थान निश्चित न किया जाए तो घर अव्यवस्थित लगता है एवं घर में चहल पहल करते समय बाधाएं उत्पन्न होंगी। यदि इन वस्तुओं का स्थान बदल दिया जाए तो हमें कुछ दिनों तक परेशानी होती है। आपके घर में उपलब्ध भूमि स्थान का उपयोग विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। करके देखो, यह गतिविधि कक्षा में सबको मिलकर करनी है। व्यावसायिक, निवासी क्षेत्र, खाली भूमि, मनोरंजन, उद्योग, परिवहन, कृषि, संस्था, मिश्र भूमि उपयोग। उपरोक्त नामों के फलक तैयार करो। विद्यार्थी ने हाथ में लेकर गोल बनाकर खड़े रहेंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों की पर्चियां तैयार करो एवं डिब्बे में रखो। दुकान, बगीचा, बैंक, बर्तनों का कारखाना, विद्यालय, बंगला, निवासी इमारत, माल, हॉकी का मैदान, सिनेमा घर, अस्पताल, बस स्टॉप, बंदरगाह, हवाई अड्डा, तरणताल, बैडमिंटन कोर्ट, आरक्षित वन। प्रत्येक विद्यार्थी एक पर्ची उठाएगा और संबंधित फलक को लेकर खड़े विद्यार्थी के बीच जाकर खड़ा हो जाएगा। यह गतिविधि पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करो। आपके द्वारा विशिष्ट फलक चुनने का कारण क्या था? भूमिका बताओ कि तुमने जिस भूमि का चयन किया उसका उपयोग किसके लिए करोगे। हमारी आवश्यकताओं और भूमि के उपयोग के संबंध पर विचार करो। और भूमि का उपयोग, ये अभी जो हमारा कुछ दिया गया है, गतिविधि दी गई, उसका भौगोलिक स्पष्टीकरण। भूमि उपयोग अर्थात किसी प्रदेश के में भूमि के होने वाले विभिन्न उपयोग। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानव के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं से बनता है। समय के साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे मानव द्वारा भूमि का उपयोग विभिन्न कारणों हेतु बढ़ता गया। खनिजों से युक्त भूमि पर खनन कार्य किया जाने लगा। उर्वर समतल भूमि पर कृषि की जाने लगी इत्यादि। भूमि उपयोग के प्रकार। ग्रामीण भूमि उपयोग। ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय भी ग्रामीण भागों में किए जाती हैं। इसका परिणाम ग्रामीण अधिवासों की अवस्थिति पर दिखाई देता है। इसीलिए ये अधिवास खेतों के पास, वनों के पास पाई जाती हैं। खानों के पास खान में काम करने वाले मजदूरों की अधिवास पाई जाती हैं, तो वहाँ सागरीय तट के पास मछुआरों के अधिवास होते हैं। ग्रामीण भागों में भूमि अधिक उपलब्ध होती है और जनसंख्या कम होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र कम होता है। ग्रामीण भूमि के उपयोग का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कृषि भूमि, वह भूमि जहां प्रत्यक्ष रूप से खेती की जा रही है। यह क्षेत्र सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन होता है। भूमि के स्वामित्व एवं कृषि के प्रकारों के आधार पर इस क्षेत्र का अधिक वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रति भूमि, वह कृषि योग्य भूमि जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं किया जा रहा हो। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कृषक 1-2 मौसमों तक भूमि के कुछ भाग का उपयोग नहीं करते। ऐसी भूमि को प्रति भूमि कहते हैं। वन भूमि, ग्रामीण भूमि उपयोग में सीमांकित वन भी एक प्रकार का भूमि उपयोग है। इस वन क्षेत्र से लकड़ी, गोंद, घास इत्यादि वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। इन वन के क्षेत्रों में मुख्यतः बड़े पेड़, झाड़ियां, लताएं, घास इत्यादि होती हैं। चरागाह मैदान, यह जमीन गांव के पंचायत के अधीन होती है अथवा सरकार के अधीन होती है। पूर्ण गांव इनका स्वामी होता है। थोड़ी जमीन ही निजी स्वामित्व के अधीन होती है। नगरीय भूमि उपयोग, 20वीं सदी में नगरीय अधिवासों में वृद्धि हुई। नगरीय भागों के में विभिन्न कामों हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है, इसीलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है। नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। नगरीय अधिवासों में भूमि का उपयोग निम्न प्रकारों से कर सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र, शहर का कुछ भाग केवल व्यवसाय हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस भाग में दुकानें, बैंक, कार्यालयों का मुख्यतः समावेश होता है। केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र, सीबीडी की कल्पना का जन्म यहीं से हुआ। उदाहरणार्थ मुंबई स्थित फोर्ट अथवा बीकेसी बांद्रा कोंडा कॉम्प्लेक्स। आवासीय क्षेत्र, इसमें जमीन का उपयोग लोगों के रहने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में मकान, इमारतों का समावेश होता है। निवासियों की संख्या अधिक होने के कारण भूमि उपयोग की इस प्रकार का विस्तार नगरीय भागों में
अधिक होता है। यातायात से शहरों में लोगों के माल को लाने ले जाने के लिए यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। ऐसी व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन हेतु शहर में विविध प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। उदाहरण सार्वजनिक बस सेवा, रेलवे, मेट्रो, मोनोरेल इत्यादि का यात्री कारें, साथ ही निजी वाहनों की संख्या भी अधिक होती है। इन सब के लिए सड़कों, रेलवे लाइनों, बस स्थानकों, पेट्रोल पंपों, वाहन तलों, मरम्मत केंद्रों की व्यवस्था आवश्यक होती है। ऐसी व्यवस्थाएं यातायात क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। सार्वजनिक सुविधा केंद्र जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं हेतु कुछ सुविधाएं स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा दी जाती हैं। उदाहरणार्थ अस्पताल, डाक सेवा, पुलिस चौकी, पुलिस मैदान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि सुविधाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यह क्षेत्र नगरीय भूमि उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इन सेवा सुविधाओं के कारण कम हो जाता है। देखो होता है क्या। अपने परिसर का नक्शा लो और विभिन्न रंगों का उपयोग कर अपने परिसर का भूमि उपयोग उस पर दिखाओ। योग्य पद्धति से सूची भी दो। मनोरंजन के क्षेत्र नगर में रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन हेतु कुछ भाग अलग से आरक्षित किए जाते हैं। ऐसे भागों का उपयोग मुख्यतः मैदानों, उद्यानों, जल तरण तालों, नाटक घरों इत्यादि के लिए किया जाता है। मिश्र भूमि उपयोग कुछ भागों में उपरोक्त सभी प्रकार के भूमि उपयोग एकत्र दिखाई देते हैं। ऐसे भूमि पर मिश्र भूमि उपयोग होता है। उदाहरणार्थ निवासी क्षेत्रों में मनोरंजन क्षेत्र। मानचित्र में ऐसे भाग दिखाते समय विशेष रंगों का उपयोग करते हैं। निवासी लाल, व्यावसायिक नीला, कृषि पीला, हरा वन क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र एवं उपनगर नगरीय अधिवासों की सीमा से लगकर ग्रामीण अधिवास होते हैं। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को संक्रमण प्रदेश अथवा ग्रामीण नगरीय उपांत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस प्रदेश का भूमि उपयोग सम्मिश्र स्वरूप का होता है। साथ ही यहाँ का सांस्कृतिक जीवन भी मिश्र स्वरूप का होता है। यहाँ के भूमि उपयोग में ग्रामीण और नगरीय भूमि उपयोग का मिश्रण दिखाई देता है। समय के साथ इन भागों का नगरीकरण हो जाता है और मुख्य शहर के पास उपनगरों का निर्माण हो जाता है। उदाहरणार्थ बांद्रा, भांडुप इत्यादि मुंबई के उपनगर हैं। योजनाबद्ध शहर औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व में बड़े पैमाने पर नगरीकरण की शुरुआत हुई। नगरीकरण की यह प्रक्रिया योजनाबद्ध नहीं थी और इसीलिए शहरों का अनियंत्रित विकास होने लगा। रोजगार के अवसर के कारण बड़े पैमाने पर जनसंख्या का हस्तांतरण होने लगा। शहरों में स्थान की उपलब्धता का प्रश्न सदैव ही गंभीर होता है। नगरीय भूमि उपयोग में बड़े पैमाने पर विविधता दिखती है। भूमि सीमित होती है और भूमि उपयोग में विविधता होती है। साथ ही शहर बढ़ता रहता है। ऐसे में भविष्य का विचार करते हुए शहरों को योजनाबद्ध पद्धति से निर्माण करने का विचार शुरू हुआ। नगर के बसने के पहले ही उसमें भूमि उपयोग कैसा होगा इसका नियोजित मानचित्र तैयार होता है। उसके अनुसार शहरों का विकास किया जाता है। सिंगापुर, सियोल, दक्षिण कोरिया, ज्यूरिख, न्यूजीलैंड, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, भारत इत्यादि योजनाबद्ध शहर हैं। बताओ तो आकृति 6.1 में भूमि उपयोग को दर्शाने वाले वृत्त रेखों का अभ्यास करें। उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। जापान में भूमि उपयोग 2011, भारत में भूमि उपयोग 2011। कृषि योग्य भूमि पीले कलर से दिखाई गई, लाल कलर से स्थायी कृषि और ग्रीन कलर से हरे रंग से वनाच्छादित प्रदेश, और जो दूसरा कलर दिखाया गया है यहाँ पर बैंगनी कलर है, स्थायी चरा गया है, और अन्य जो भाग दिखता है वो अन्य है, अन्य के लिए दूसरे कलर से। किस देश में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत अधिक है? कृषि के अंतर्गत भूमि का अनुपात किस देश में अधिक है? उपरोक्त दो प्रश्नों पर विचार करते हुए भारत एवं जापान की प्राकृतिक संरचना एवं जलवायु का सहसंबंध कैसे जोड़ेंगे? भूमि उपयोग एवं प्रादेशिक विकास का सहसंबंध ढूंढो। जापान में कौन सा भूमि उपयोग किया जाता है? भूमि उपयोग का विचार करते हुए दोनों देशों में भूमि उपयोग पर परिणाम करने वाले कारकों की सूची बनाओ। भौगोलिक स्पष्टीकरण। तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि विविध देशों में भूमि उपयोग में विविधता दिखाई देती है। भूमि की उपलब्धता, देश की जनसंख्या, उसकी गुणवत्ता एवं आवश्यकता अनुसार भूमि उपयोग के प्रकारों में अंतर दिखाई देता है। जैसे जापान में वनाच्छादित भूमि का प्रमाण अधिक और कृषि के अधीन भूमि का प्रमाण बहुत ही कम है। उसकी तुलना में भारत में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत कम है और स्थायी कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत अधिक है। किसी प्रदेश के भूमि उपयोग के अनुसार विकास स्तर समझा जा सकता है। भूमि का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकार। भौगोलिक स्पष्टीकरण। 7/12 उतारा। हमने देखा
कि भूमि उपयोग के अंतर्गत भूमि का उपयोग कैसे होता है। भूमि का स्वामित्व निजी अथवा सरकारी हो सकता है। इस संबंध का पंजीकरण सरकार के राजस्व विभाग में किया जाता है। पंजीकृत भूमि की सभी जानकारी राजस्व विभाग के 7/12 यानी खसरा नामक दस्तावेज में जानकारी मिलती है। इस संबंध में हम जानकारी लेंगे। 7/12 दस्तावेज के कारण भूमि संबंधी स्वामित्व अधिकारों के विषय में पता चलता है। यह दस्तावेज शासकीय अभिलेख राजस्व द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ देखो नमूना दिया गया है, 7/12 का नमूना प्रति है। इसमें इस प्रकार का होता है। ऊपर जो है नमूना प्रकार 7 है और उसके नीचे जो छोटा भाग दिया है नमूना प्रकार 12 है। और दूसरे पेज पर जो दिखाया गया है वो मालमत्ता पत्रक है। इस प्रकार से स्वामित्व अधिकारों से संबंधित कानून में क्रमांक 7 एवं क्रमांक 12 विशेष अनुच्छेद हैं। एक प्रकार से 7/12 को हम भूमि का दर्पण कह सकते हैं। प्रत्यक्ष उस भूमि पर न जाकर भी हमें उस भूमि से संबंधित पूरी जानकारी बैठे बैठे ही मिल जाती है। राजस्व विभाग के एक रजिस्टर में भूमि धारकों के स्वामित्व संबंधी अधिकार, ऋण का बोझ, कृषि भूमि का हस्तांतरण, फसल क्षेत्र आदि जानकारी का समावेश होता है। इसमें गांव का नमूना नंबर 7 एवं गांव का नमूना नंबर 12 मिलकर 7/12 दस्तावेज तैयार होता है। इसीलिए उसे 7/12 के नाम से जाना जाता है। भूमि एवं राजस्व के प्रबंधन हेतु प्रति गांव के पटवारी के पास गांव का नमूना होता है। 7/12 को कैसे पढ़ा जाए। भोगौटादार 1 रैयतदार तरफ से जमीन परंपरागत रूप से परिवार के स्वामित्व की है। भोगौटादार 2 का अर्थ ये भूमि अल्प भूधारक अथवा भूमिहीन को दी गई भूमि है। जिलाधीश की अनुमति से पर देने पर ही इस जमीन को बेचना, किराए पर देना, गिरवी रखना, दान करना या हस्तांतरण किया जा सकता है। इसके नीचे आकार अर्थात भूमि पर लगाया जाने वाला कर रुपए पैसे में दिया रहता है। अन्य हक में संपत्ति का अधिकार रखने वाले अन्य लोगों के नाम भी रहते हैं। साथ ही ये भी देख सकते हैं कि संबंधित भूमि पर लिया गया कर्ज चुकाया है या नहीं। संपत्ति पत्र, प्रॉपर्टी कार्ड। यदि संपत्ति अकृषि भूमि वर्ग में है तो पंजीकरण संपत्ति पत्र में किया जाता है। स्वामित्व संबंधी अधिकार एवं क्षेत्र रकबा दिखाने वाला दस्तावेज नगर भू अभिलेख विभाग द्वारा दिया जाता है। इसमें दी गई जानकारी होती है सिटी सर्वे क्रमांक, अंतिम प्लाट क्रमांक, कर का मूल्य, संपत्ति का क्षेत्र, बंटवारे का अधिकार इत्यादि सब इसमें दिया होता है। आकृति 6.4 के आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 6.4 का जो आकृति है वो नीचे जो सारणी दिखाई गई है उसमें देखकर कौन सी भूमि का उपयोग 1990-91 की तुलना में 2010-11 में कम हो गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। किस भूमि का उपयोग में लक्षणीय वृद्धि हुई है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था के साथ क्या संबंध हो सकता है। क्या कृषि क्षेत्र में कमी आने का संबंध भी अन्न की कमी से लगाया जा सकता है। हमेशा याद रखो भूमि उपयोग पर परिणाम करने वाले घटक, ग्रामीण भूमि उपयोग, जलवायु, मृदा, ढाल की प्रकृति, सिंचाई की सुविधा, प्राकृतिक संसाधन, सरकारी नीतियां, नगरीय भूमि उपयोग, भूमि का स्थान, प्राकृतिक संसाधन, गृह निर्माण नीति, यातायात मार्ग, औद्योगिकीकरण, व्यापार, खेल का मैदान एवं मनोरंजन की सुविधाएं, सरकारी नीतियां। देखो होता क्या है। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, चरागाह व कृषि योग्य भूमि, प्रति भूमि का क्षेत्र, वन क्षेत्र, फसल के अधीन भूमि। महाराष्ट्र राज्य भूमि उपयोग 2010-11। संलग्न आकृति का निरीक्षण करो एवं प्रश्नों को उत्तर दो। कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है, इसमें यहाँ जो दिया गया है आलेख, उस आलेख को देखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अनुपजाऊ भूमि कितनी है, महाराष्ट्र की कितने प्रतिशत भूमि वनों के अंतर्गत है, महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है। क्या होता है 2003 और 2010 और 2017। यहाँ देखो किस प्रकार की दी गई आकृति। उपग्रही प्रतिमाओं के आधार पर गांव मोंढा, तहसील हिंगना, जिला नागपुर की भूमि उपयोग में समय अनुसार किस प्रकार का अंतर आया है और उस अंतर को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा इस पाठ का ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।